आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस समाज राजनीति विज्ञान का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हम समझेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को कैसे समझा जाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि राजनीति शास्त्र ये जो टॉपिक है राजनीति शास्त्र क्या समझते हैं कि राजनीति शास्त्र क्या होता है। राजनीति शास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान का ही एक भाग है, सामाजिक विज्ञान का एक अंग है जिसमें हम लोग राज्य और सरकार के बारे के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। सामाजिक राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जिसमें हम लोग राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं कि उसके बीच में कैसा संबंध है, कैसे उसको किसी भी देश के गतिविधि को कैसे चलाया जाए। राजनीति शास्त्र के पिता किनको कहा जाता है? अरस्तु को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजनीति शास्त्र के पिता किनको माना जाता है? अरस्तु को। राजनीति शास्त्र के पिता किनको माना जाता है? अरस्तु को। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, राजनीति शास्त्र के पिता किनको कहा जाता है? अरस्तु को। अब हम लोग पढ़ते हैं डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हिंदी में डेमोक्रेसी इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र लोगों का तंत्र, मतलब लोगों के द्वारा शासन, लोगों पर शासन या लोगों के। इसमें केंद्र बिंदु क्या होता है? लोकतंत्र में केंद्र बिंदु क्या होता है? लोग होते हैं। जैसे लोक मतलब क्या? लोग का संबंध क्या है? लोग। जैसे डेमोक्रेसी लोकतंत्र, ये एक यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना हुआ है, जिसमें यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ क्या होता है? शासन। डेमोक्रेसी का अर्थ लोकतंत्र, डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन, लोगों का शासन। इसमें हमारे अब्राहम लिंकन जी ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे, उन्होंने बहुत अच्छा इसके बारे में बताया। लोकतंत्र शासन का वह रूप है, लोकतंत्र क्या है? शासन का वो रूप है जिसमें जनता कहते हैं शासकों का चुनाव करती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या है? लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहते हैं। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। बाय द पीपल लोगों के द्वारा, ऑफ द पीपल लोगों के लिए, और लोगों का, और फॉर द पीपल लोगों के लिए है। लोकतंत्र क्या? शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा कैसे दी है? लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही को ही हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। इसमें केंद्र बिंदु कौन होते हैं? लोग होते। इसमें केंद्र बिंदु कौन होते हैं? लोग होते हैं। लोकतंत्र में सर्वोत्तम शासन माना जाता है। इसमें शासन करना एकदम सर्वोत्तम माना जाता था। भारत में लोकतांत्रिक शासन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? मतलब जो कि सामने से दिखे, जो कि जनता, वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार का चुनाव चुनाव करती है, वैसा लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, उसे हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिस प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसा हुआ? ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं? अपने अपने क्षेत्रों के प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसमें से जिसकी संख्या जिसकी बहुलता ज्यादा होती है, वो मिलके क्या बनाते हैं? एक अपनी पार्टी सरकार बनाते हैं। जैसे अपने अपने भारत देश में भी बहुत तरह की पार्टियां हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, अपने बिहार में आरजेडी है, जदयू है, और भी क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज होती है। उसमें जितना भी हम लोग अपने क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को वोट देकर जिताते हैं, वो सब मिलकर अपना एक सरकार का हेड चुनती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या? ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, उसे हम क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? भारत में। अब हम लोग आते हैं संविधान। संविधान किसी देश को चलने के लिए जिस नियम कानून की जरूरत होती है, उसे क्या कहा जाता है? संविधान, है ना। संविधान, सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, मतलब सबके लिए बराबर कानून, सबके लिए बराबर कानून। मतलब कि वैसा किसी देश को चलने के लिए वैसा कानून बनाना जो सबके लिए बराबर हो, वैसा कानून जो सबके लिए बराबर हो, जिससे कि देश को चलाया जाए। किसी देश को चलने के लिए हम लोग जिस नियम या कानून की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे संविधान कैसे बना,
किनके द्वारा बनाया गया। तो सब अब देखो संविधान बनाने की कुछ लोगों की जरूरत पड़ी होगी, तो संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया, चुने के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संविधान सभा कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, संविधान सभा कहा जाता है। मतलब कि अब हमारे देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून की जरूरत पड़ी थी। हमारा देश जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले तो हमारे देश में ब्रिटिशर्स का शासन, ब्रिटिशर्स का राज था। तो वह उस देश हमारा जब आजाद हुआ हमारा देश, उससे पहले या उसके बाद हमारे देश को चलने के लिए कुछ ना कुछ कानून की जरूरत, कुछ ना कुछ नियम कानून की जो की नियम कानून की जरूरत पड़ती है। उसी को हम लोग क्या कहा, उसी को क्या कहा गया, संविधान। संविधान क्या, जिस देश को चलने के लिए जिस नियम की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कह देते हैं। ठीक है। अब संविधान बनाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उसी को जब सारे चुने गए प्रतिनिधियों का वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करते हैं, संविधान ऐसे होना चाहिए, लोगों के लिए ये सही है, लोगों के लिए ये सही है, वो गलत है, ये सही है। तो उसमें हम लोग जो हमारे जिन प्रतिनिधियों का हम लोगों ने चुनाव किया था, वो सब मिल क्या कर संविधान लिखने का कार्य करने लगे। तो संविधान सभा की अब संविधान लिखने के लिए बैठक बुलाई गई। तो पहली बैठक बुलाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में टोटल कुल कितने सदस्य थे, कुल 299 सदस्य। कुल कितने सदस्य थे इसमें, 299। कुल इसमें कितने सदस्य थे हमारे, 299 सदस्य। तो पहली बैठक कब बुलाई गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। जिसमें कि 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक बुलाई गई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। हालांकि अध्यक्ष बनाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, लेकिन वो अनुपस्थित हो जाने की वजह से जो उस संविधान सभा के जो सबसे अनुभवी वृद्ध जो नेता थे, उन्हीं को उस संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हम लोग क्या कहेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। उस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हालांकि वो अस्थायी अध्यक्ष है। ठीक है। अब संविधान सभा लिखने में कुल कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे। हमारा संविधान बनकर कब रेडी हो गया, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बन करके तैयार हो गया। और लागू कब हुआ, भारत का संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान लागू कब हो गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मतलब कि संविधान सभा प्रारूप समिति मतलब कि इसकी रूपरेखा कैसी होगी, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा था, संविधान का निर्माता कहा था। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किनको कहा था, फादर ऑफ क्वेश्चन आ जाए, संविधान सभा का निर्माता है, संविधान के पिता है, संविधान पितामह या संविधान सभा के निर्माता किनको कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता। आगे क्वेश्चन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यानी पहले संविधान सभा के, यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, जो 10 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें वो क्या थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। शासन के प्रकार, शासन कितने प्रकार होते हैं, राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन। शासक के शासन कितने प्रकार होते हैं, पहला राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा तानाशाही और चौथा सैनिक शासन। राजतंत्र क्या होता है, राजा का तंत्र। राजतंत्र क्या, राजा का तंत्र, राजा का शासन। वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है, वैसा शासन जिसमें राजा का पद क्या होता है, वंशानुगत। मतलब कि राजा अगर आज अगर किसी राजा का शासन है, उसके बाद उसके बेटे का शासन होगा, उसके बाद उसके बेटे का शासन होगा, ये पद क्या कहलाता है, वंशानुगत कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजा राजतंत्र। जैसे राजतंत्र अभी कहाँ पे किस देश में है, तो वो सऊदी अरब में। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी अभी राजतंत्र शासन किस देश में लागू है, तो हम लोग क्या आंसर मार देंगे, सऊदी अरब। लोकतंत्र क्या हो गया, वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के लिए ही काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र को लोगों का तंत्र। शासन किसका रहता है, लोगों का। शासन किसका रहता है, लोगों का। वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के लिए काम करता है। तो लोकतंत्र अभी किस देश में लागू है, तो भारत में। ठीक है। तानाशाही क्या हो गया,
वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर चलाया जाता है, वैसा शासन जो लाठी और बंदूक के दम पर चलाया जाता है, मतलब कि उसे क्या कहते हैं, तानाशाही। उसे हम क्या कहते हैं, तानाशाही। तो जैसे कि उत्तर कोरिया में तानाशाही किस देश में चल रहा है, उत्तर कोरिया। सैनिक शासन किसको कहते हैं, वैसा शासन जिसमें 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 सेना सरकार पर कब्जा कर लेती, जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैनिक शासन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैनिक। जैसे कि जैसे ऐसा ऐसा कभी कभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि देश में, हमारे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में, जिसमें क्या कहती है, सैनिक जो है सरकार पर कब्जा कर लेती है। ठीक है। शासन कितने प्रकार के होते हैं, शासन दो प्रकार के होते हैं, अध्यक्षीय और संसदीय। अध्यक्षीय शासन क्या होता है, वैसा वैसा देश जहां राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, जहां राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रमुख होता है। वैसा देश अध्यक्षीय शासन क्या होता है, वैसा देश जहां राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है उसे अध्यक्ष शासन वाला देश कहते हैं। जैसे अमेरिका, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड। और डोनाल्ड ट्रंप भी उस देश के प्रमुख है, राष्ट्रपति होने के नाते अभी वो उस देश के क्या है, प्रमुख है। कौन, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के। तो अध्यक्ष शासन क्या हो, वैसा देश जहां राष्ट्रपति किसी देश का प्रमुख होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अध्यक्ष शासन वाला देश, जैसे अमेरिका। और दूसरा संसदीय शासन, वैसा देश जहां प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है उसे हम क्या कहते हैं, संसदीय शासन वाला देश। जैसे कि भारत, जैसे कि मान लेते हैं हमारे देश में लोकसभा कितनी है, 543 लोकसभा का हमारा लोकसभा वाला देश है हमारा, क्या, भारत। हमारा देश जो है 543 लोकसभा वाला देश है। सभी अपने अपने क्षेत्रों से लोकसभा मिलते हैं, उसमें जिनकी संख्या ज्यादा होती है, जिस पार्टी की संख्या ज्यादा होती है, वो अपने अपने संसदीय दल का नेता चुन लेते हैं। वो क्या कहते हैं, अपने संसदीय दल का नेता चुन लेते हैं। जैसे जो संसदीय दल का नेता होता है वही उस देश का प्रधानमंत्री होता है। और हमारे देश का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। वैसा देश जहाँ प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसदीय शासन वाला देश। उदाहरण में क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है। शासन, अब शासन कितने प्रकार का होता है, संघात्मक और एकात्मक। शासन कितने प्रकार, फिर कितने प्रकार का मतलब, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक शासन वैसा देश जहाँ केंद्र और राज्य दोनों सरकार काम करती है, दोनों दोनों जगह क्या सरकार काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, संघात्मक शासन वाला देश। उदाहरण भारत, जहाँ भारत में क्या होती है, जहाँ केंद्र के लिए तो केंद्र के लिए तो सरकार काम करती और राज्य के लिए भी काम करती। जैसे किसी राज्य में किसी कोई फंड देना है तो वहां पे क्या, वहां केंद्र सरकार काम करेगी। जैसे कि हम एक सूची होता है, जैसे कि एक टर्म होता है सूची, जैसे समवर्ती सूची। जैसे समवर्ती सूची एक टर्म है, समवर्ती सूची, वो आगे क्लासेस में हम लोग करेंगे समवर्ती सूची। जैसे शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची। अगर कोई चीज केंद्र में लागू हो गया तो इसका मतलब देखो भारत के हर देश में लागू होगा वो नियम। ठीक है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, संघात्मक शासन। अब एकात्मक शासन, वैसा देश जहां सिर्फ केंद्र सरकार काम करती है उसे हम क्या कहते हैं, एकात्मक शासन। जैसे इंग्लैंड, जैसे कि इंग्लैंड, अब केंद्र में सिर्फ, अब जैसे इंग्लैंड हो गया, वहां पे सिर्फ एक शासन है, कैसे, एकात्मक शासन। जैसे हमारे देश में क्या, कि केंद्र का शासन तो अलग है ही, जो देश के प्रधानमंत्री है, और अब राज्य के मुख्यमंत्री का भी अपना अपना एक अलग शासन है। अब जैसे हम किसी एक क्षेत्र में आ जाए, अपना अपना विधानसभा वाला क्षेत्र है ना, अपना अपना विधानसभा वाला क्षेत्र, उस विधानसभा के कुछ जो लोग जनप्रतिनिधि होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विधायक रहते हैं। उनका एक अपना अलग क्षेत्र हो गया, वही क्षेत्र बढ़ के फिर विधायक से बढ़ के क्या राज्य में जाता, फिर वो राज्य से केंद्र में चला जाता है। ठीक है। लेकिन इंग्लैंड में क्या, एकात्मक शासन, वहां क्या पूरे इंग्लैंड देश में एक ही शासन आता है ना, वहां पे केंद्र में किस एक ही सरकार होती है, उसमें क्या कहते हैं, एकात्मक शासन वाला। ये सरकार का अंग, सरकार के अंग क्या क्या होते हैं, विधायिका। सरकार के अंग क्या हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने प्रकार के होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या होता है, सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का काम करता है, सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का काम करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका। सरकार का वह अंग जो विधायिका, विधाय मतलब विधि, विधायिका किससे बना है, विधायिका जो टर्म बना किससे बना, विधि। विधि मतलब क्या होता है, कानून। विधायिका जो टर्म बना किससे बना, विधि से। विधि मतलब क्या होता है, कानून। सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का काम करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, विधायिका कहते हैं। हो गया क्लियर। कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब जो सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करने का काम करती है उसे हम कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। सरकार का वह अंग जो
जो विधायिका जो कानून बनाती है उसको लागू कौन करता है? कार्यपालिका। सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करने का काम करता है उसे कहते हैं कार्यपालिका। अब तीसरा क्या हो गया? न्यायपालिका। सरकार का वह अंग जो कानून को देख रेख करने का काम करते है उसे हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका। यानी कि जो सरकार का वह जो जो कानून जो बनाया गया था विधायिका के द्वारा उसका देख उसको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। उसको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। कानून बनाएगा कौन? विधायिका। उसको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। अब कानून ठीक ढंग से सुचारू रूप से कार्य हो रहा है कि उसको उसको उस पे निगरानी कौन करेगा? निगरानी कौन रखेगा उस पे? न्यायपालिका, है ना। अब देखते हैं सत्ता की साझेदारी। समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही क्या कहलाती है? सत्ता की साझेदारी कहलाती है। अब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए, शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए। अब देखो, अब जैसे कि भेदभाव की भावना ना हो। अब भेदभाव की सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? अब जैसे कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग जाति में बटे हुए हैं। कुछ अब कुछ उच्च जाति कुछ निम्न जाति में, मतलब सत्ता की साझेदारी में क्या हो, इसमें कोई जातिगत भेदभाव ना हो, नस्ल के रूप में भेदभाव ना हो, है ना, रंग के रूप में भेदभाव ना हो। उसमें कहते हैं सत्ता की साझेदारी में सभी वर्गों को शामिल करना जरूरी है ताकि सभी वर्ग के लोगों को इसमें बराबर रूप से मतलब काम करने का मौका मिले। सामाजिक समूह के बीच आपसी टकराव कम करेगा। अभी अभी जैसा कि मैंने बताया कि दोनों में मतभेद की भावना ना बढ़े, भेदभाव की भावना ना बढ़े, है ना। राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान करने, राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान करने के लिए सत्ता की साझेदारी क्या है? जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्या है? जरूरी है ना। सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अभी जैसे मैंने लिखा स्थानीय एक स्थानीय सरकार होती है, फिर आगे बढ़ के राज्य सरकार, राज्य सरकार आगे बढ़ के केंद्र सरकार में जाती है। विभिन्न समुदायों, जाति में, भाषा में, धर्म, क्षेत्र, लिंग के बीच, है ना, सबके रूप में सत्ता की साझेदारी बराबर रूप से हो। विभिन्न दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के बीच सामाजिक विभिन्नता, समाज के विभिन्न जाति, धर्म, भाषा अर्थात व संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। हमारे समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा अथवा संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। सामाजिक विभिन्नता मतलब जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग समाज में रहते हो, जो कि अलग जाति के हो, अलग धर्म के होंगे, अलग भाषा बोलते होंगे, अलग अलग संस्कृति को फॉलो करते होंगे, वो है। तो इसे क्या कहते हैं? सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। लेकिन हमारे समाज की विभिन्नता में ये चीज गौर करना, कभी हमें आपसी मनभेद ना हो, आपसी मतभेद ना हो, मतलब कि लोगों में भेदभाव की भावना जन ना हो, है ना। सामाजिक विभाजन, समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। ठीक है। नोट, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक विभिन्नता दूसरी अनेक विभिन्नता से ऊपर और बड़े हो जाते हैं ना। सामाजिक विभिन्नता तब होता है जब कुछ सामाजिक विभिन्नता दूसरी अनेक विभिन्नता से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, तब जाकर के वहां पे सामाजिक विभाजन में मतभेद पैदा होने लगे थे। भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति, है ना। जन्म, अब जन्म के आधार पर सामाजिक विभिन्नता, जो सामाजिक विभाजन जन्म का परिणाम होता है उसे जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहा जाता है। जैसे कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा, ये क्या क्या हुआ? जन्म के आधार पर सामाजिक विभिन्नता। जन्म के आधार पर सामाजिक, कोई स्त्री पैदा हुई थी, उस स्त्री की क्या गलती है कि वो स्त्री पैदा, कोई काला पैदा, उसमें उसकी क्या गलती है? कोई गोरा, कोई नाटा पैदा, उसमें उसकी क्या गलती है? इसमें सामाजिक विभिन्नता को हम लोगों को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए, हम लोग को इग्नोर करके चलना चाहिए। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग आगे देखेंगे सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व कौन कौन। ठीक है, आज के लिए अलविदा।